ये कहानी है उस लड़की की जो नीले घर में जन्मी थी, जिसकी आंखों में बचपन से ही आत्मविश्वास झलकता था। लेकिन 18 साल की उम्र में उसकी दुनिया ही बदल गई। एक बड़ा बस हादसा, रीढ़ की हड्डी टूट गई, पैर में चोट आई, दर्द, अंधेरा, बिस्तर और एक अकेली लड़की। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने देखा अपना प्रतिबिंब और कहा, मैं अपनी कहानी खुद पेंट करूंगी। जब वो बड़ी हुई तो मिली अपने हमसफर से। प्यार, जुनून और तूफानी रिश्ते। हर दर्द ने उसे और मजबूत बनाया। उसने दुनिया को दिखाया कि दर्द भी कला बन सकता है और आपकी कमजोरी भी ताकत बन सकती है। जी हाँ, ये है फ्रीदा कालो, जिसका दर्द ही उसकी कला बन गया। 17 सितंबर 1925 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो मैक्सिको सिटी में बस से जा रही थी जब उनकी बस एक ट्रॉली से टकरा गई। एक लोहे की छड़ उनके पेट को आर पार चीर गई। उनकी रीढ़ की हड्डी, कॉलर बोन, पसलियां, पैर की उंगलियां कई जगहों से टूट गई थी। उन्हें कई महीनों तक अस्पताल और बिस्तर पर रहना पड़ा और 3 दर्जन से भी ज्यादा सर्जरी करानी पड़ी। यही हादसा उनकी पूरी जिंदगी और कला को बदलने वाला मोड़ बना। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने दर्पण में अपना चेहरा देखकर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। फ्रीदा कालो और डिएगो रिवेरा का रिश्ता बेहद जुनूनी, उथल पुथल भरा और विवादित था। ये उनकी जिंदगी और कला दोनों पर गहरा असर डालता था। पहली मुलाकात, फ्रीदा एक हाई स्कूल की छात्रा थी। डिएगो उस समय मेक्सिको के सबसे मशहूर कलाकार थे। फ्रीदा ने उन्हें स्कूल में म्यूरल पेंट करते हुए देखा और उनकी कला से बहुत खुश हुई। लेकिन उस समय कोई प्रेम संबंध नहीं था, बस प्रशंसा थी। दूसरी मुलाकात 1928 को। हादसे के बाद फ्रीदा ने पेंटिंग शुरू की और खुद को कलाकार साबित करना चाहा, तब हुई। वो अपने चित्र दिखाने डिएगो रिवेरा के पास गई और उन्होंने उनसे राय मांगी। डिएगो उनकी कला से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पेंटिंग में सच्चाई और ताकत है। यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और 1929 में उन्होंने शादी कर ली। डिएगो फ्रीडा की प्रतिभा के प्रशंसक थे और फ्रीडा उन्हें अपने कलात्मक गुरु मानती थी। दोनों एक दूसरे को खुले तौर पर प्यार जताते थे और एक दूसरे की कला को प्रेरित करते थे। डिएगो महिलाओं के साथ अपने अफेयर्स के लिए बदनाम थे। फ्रीडा भी आहत होकर पुरुषों और महिलाओं दोनों से रिश्ते बनाती थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डिएगो का रिश्ता फ्रीडा की बहन क्रिस्टीना से हो गया। 1939 में दोनों का तलाक हुआ, लेकिन एक साल बाद 1940 में उन्होंने फिर से शादी कर ली। हालांकि इस बार रिश्ते को ज्यादा खुला रखा। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन साथ रहना भी आसान नहीं था। फ्रीडा ने कहा था, मेरे जीवन में 2 बड़े हादसे हुए हैं, एक बस दुर्घटना और दूसरा डिएगो। डिएगो ने कहा था, फ्रीडा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कलाकृति थी। डिएगो, सीढ़ी से नीचे आइए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो ये वही लड़की है जो कहती थी मैं उसकी पेंटिंग देखूं। मुझे तो लगा कोई मजाक है। अगर मजाक होता तो मैं यहाँ नहीं आती। देखिए, ये मेरी पेंटिंग्स हैं। मुझे बताइए, क्या मैं कलाकार बन सकती हूँ? तुम्हारी ब्रश स्ट्रोक्स सच और दर्द दोनों बोल रहे हैं। तुम सिर्फ कलाकार नहीं बनोगी फ्रीडा, तुम कला को बदल दोगी। और आप, क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? तुम पहले से ही वो कर रही हो जो कलाकारों को सालों बाद समझ आता है, सच बोलना। फ्रीडा कालो की मृत्यु 13 जुलाई 1954 को 47 वर्ष की उम्र में मेक्सिको के कोयोकान स्थित उनके घर ला कासा अजूल में हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण फेफड़ों में खून का जमना बताया गया, लेकिन उनकी मौत को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जाते हैं। उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि परिवार ने उसकी अनुमति नहीं दी। यही वजह थी कि उनकी मौत को लेकर रहस्य और शक बने हुए हैं। उनकी टांग काट दी गई थी और लगातार दर्द व दवाओं पर निर्भरता ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया था। दोस्तों के अनुसार वो अक्सर कहती थी कि वो जीते जी थक चुकी है। उनकी नर्स ने नोट किया था कि जिस रात उनकी मौत हुई, उन्होंने सामान्य से कहीं ज्यादा दर्द निवारक दवाएं ली थी।
ये तय नहीं हो पाया कि ये गलती से हुआ था या जानबूझकर। इन सभी कारणों के चलते इतिहासकार और जीवनीकार मानते हैं कि फ्रीडा की मौत प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती थी, आत्महत्या से भी, लेकिन सबूत की कमी के कारण ये रहस्य बना हुआ है। फ्रीडा कालो के आखिरी डायरी और चित्रों में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति और मौत को लेकर उठने वाले शक को और भी गहरा कर देते हैं। उनकी डायरी के अंत में उन्होंने लिखा था, मैं खुशी खुशी विदा ले रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि कभी वापस ना आऊं। पहले की डायरी में ऊर्जा और उम्मीद झलकती थी, पर 1954 के करीब आते आते उनके नोट्स में थकान, दर्द और अंत का जिक्र बढ़ गया था। कई जगह उन्होंने लिखा था कि वो दर्द से आजाद होना चाहती है।